नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको कानून में प्रस्तावित बदलाव की जानकारी देंगे। अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होंगे। मानसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा। यह बिल इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है। भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू की जाएगी। अपराध प्रक्रिया संहिता की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए मानसून सत्र में 3 विधेयक पेश किए और तीनों विधेयकों को गृह मामलों की संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया। संसदीय समिति को 3 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि नवंबर में जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तब तक संसदीय समिति की रिपोर्ट आ चुकी होगी और उसके हिसाब से सुझावों, संशोधनों को इसमें शामिल करके बिल को पास कराने के लिए संसद में रखा जा सकता है। अगर ये तीनों बिल पास हो जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो ये देश की न्यायिक व्यवस्था में एक नए दौर की शुरुआत होगी। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारियां। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज की कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो दर्शकों, ऋषिपाल जी आपको कानून में बदलाव से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारियां देंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर फटाफट आप नोट कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120612793 0120612793 नंबर एक बार फिर से नोट कर लें। 0120612793 0120612793 इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई कानूनी सहायता अगर आपको लेनी हो तो ले सकते हैं। कानून में प्रस्तावित बदलाव की जानकारी पर आज हम सवाल जवाब के इस सिलसिले को चलाएंगे। तो कानून में प्रस्तावित बदलाव पर करते हैं बात। ऋषिपाल जी, चूंकि राजद्रोह कानून को खत्म किया गया है, सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष, इन सारी चीजों पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि दंडनीय होगी। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें और पहले क्या स्थिति थी, अब क्या प्रावधान है, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी समझाइए। रविंद्र जी, ये जो कानून है, राजद्रोह का जो कानून है, उस कानून को बहुत समय से जो है चर्चा में था, बहुत समय से विवाद था। लोग अलग अलग तरीके से उस बात को परिभाषित करते थे और हमेशा विवाद की बात ये रहा करती थी। हमेशा विशेष तौर पे अपोजिशन या और बहुत लोग ये इस बात को कहा करते थे कि जो ये कानून है, कानून का बहुत बेजा इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून में बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी, साफ नहीं था कि किस तरह की बातें जो है वो राजद्रोह में शामिल होंगी। अक्सर जो विपक्ष था, अक्सर एनजीओ या बहुत सारे लोग जो है या जो दूसरी लाइन ऑफ एक्शन पे चलते हैं, उनका ये विश्वास था या उनको इनकी परसेप्शन था कि सरकार के खिलाफ जो भी सत्तारूढ़ दल होता है, जब उसके खिलाफ कोई एक पक्ष या कोई व्यक्ति, कोई संगठन कोई विरोध करता है या उनकी नीतियों का विरोध करता है, कानून का विरोध करता है, तो उसको सरकार अक्सर इस कानून का इस्तेमाल करके और राजद्रोह कानून में जो है एक बेजा इस्तेमाल करते हैं और उसका एक मिसयूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो अब जो ये जो नए प्रावधान जो लाया गया है, जो बिल लाया गया है, इस बिल के अंदर देखिए, बिल अभी आएगा और जैसे आप कह रहे थे, बिल आने के बाद पास होने के लिए इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिन पर बहस होनी बाकी है, उन पर बहस होगी और उसके बाद ये जो बिल है उसमें जो अमेंडमेंट सिलेक्ट कमेटी पर दोबारा भी जा सकता है, अमेंडमेंट होंगे और उसके बाद जो है ये कानून की शेप लेगा। रही बात राजद्रोह कानून की, राजद्रोह कानून में पहले कानून में जो सबसे बड़ा अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर है कि अब जो उस राजद्रोह कानून को जो परिभाषित किया गया है, उसको थोड़ा और विस्तार से परिभाषित किया गया है। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनको राजद्रोह माना जा सकता है। क्योंकि पहले भी एक जो परिभाषा थी राजद्रोह के कानून की, वो बड़ी सी सिंपल सी थी और किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल करके
अक्सर इस बात को आरोप लगाया जाता था कि सरकार जो है केस बनाई थी, एफआईआर दर्ज हुई है, और बहुत सारे केसेस ऐसे थे, नंबर ऑफ केसेस ऐसे थे जिसके अंदर राजद्रोही कानून के अंदर जो कन्विक्शन था, कन्विक्शन रेट बहुत कम था, क्योंकि जब ट्रायल चला करता था तो ट्रायल चलने के बाद वो जो एविडेंसेस थे, वो एविडेंसेस न्यायालय को इतने पुख्ता नहीं लगते थे जिससे कि हम राजद्रोह को उसके अंदर शामिल कर सके। तो विशेष जो प्रावधान इस कानून में किया गया है कि राजद्रोह को एक अच्छे से डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे राजद्रोह माना जा सकता है। हालांकि मैंने जैसे पहले बताया, अभी बिल है, बिल के हर प्रावधान के ऊपर चर्चा होगी, हो सकता है उनमें कोई सिलेक्ट कमेटी में जाकर कोई बदलाव आए, लेकिन अभी विशेष तौर पर यही सरकार कोशिश कर रही है कि उसको डिफाइन करके जिससे कि कल को कोई ये इस्तेमाल कर सके कि जो कानून का इस्तेमाल है वो कानून का इस्तेमाल किसी गलत मंशा से किया गया, या सरकार कोशिश ये कर दे कि विपक्ष को डराने की कोई भी दूसरा पक्ष है जो कि उसका अधिकार नहीं रखता उसको किसी तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रही है। तो सरकार हमेशा कानून की व्यवस्था भी ये होती है कि कानून को इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि एक आम आदमी को समझ सके, उसको समझने में कोई एम्बिग्यूटी ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है पुलिस जो है उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, पुलिस कहते नहीं आपकी बात सही नहीं है, हमारे हिसाब से कानून बनता है तो हम आपके खिलाफ जो है केस बना सकते हैं। लेकिन अब जो डेफिनेशन दी गई है, जिस तरह डिफाइन किया गया है, अगर उन स्पेसिफिक प्रोविजंस के अंदर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो राजद्रोह कानून के अंदर उसको नहीं लाया जा सकता। ये अपने आप में एक सशक्त लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे हम प्रगति आर्थिक व्यवस्था में करते हैं ऐसे ही कानूनी व्यवस्था में भी प्रगति होती है, तो ये अपने आप में उस प्रगति का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। जी, इसमें एक सवाल ये भी उठा था, जब जानकारी के मुताबिक जितनी जानकारी मुझे मिली कि इस कानून को और सख्त बना दिया गया है, ऐसा भी कुछ है क्या? जी, जो कानून की प्रावधान है, कानून के प्रावधानों में सजा जो है, सजा को और 10 साल के प्रावधान, और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसी कोशिश कर, ऐसे सबूत मिलते हैं, ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं कि कोई देश के राष्ट्र के प्रति जो है युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है, या ऐसी कोशिश की जा रही है जिससे कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो है वो परेशानी हो सके, या पूरा किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के खिलाफ न्याय की कोशिश ये कर रहा है कि वो पूरे तंत्र को ध्वस्त किया जा सके। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर जो सजा की जो 2-3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, उन कैटेगरीज के हिसाब से जो स्पेसिफिकली जब ये पता लगेगा कि अपराध क्या किया गया है तो उसके हिसाब से जो है सजा दी जाएगी। और इसीलिए सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है कि तो ये उसके बाद से सेशन ट्रायल हो जाएगा, एक सीनियर जज जो है उसको देखेगा। जी, पहली बार भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया सर, और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। क्या इसकी परिभाषा दी गई है और कितनी सजा का इसमें प्रावधान है? ये भी रविंद्र जी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि आतंकवाद, जब हम सब जानते हैं कि जो आईपीसी जब जो हमारे देश के अंदर लागू हुई, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि आईपीसी एक ऐसा कानून था, एक ऐसी संहिता थी जो कि ब्रिटिशर जो है अपने यहाँ इस्तेमाल करते थे, उस पूरे कानून को हमारे देश में लाया गया और हमने अडॉप्ट किया उसको। जी, जिस समय ये व्यवस्था थी उसमें आतंकवाद जो जैसे अवधारणा जो है वो नहीं थी जी, वो उस तो ऐसी स्थिति में राजद्रोह हुआ करता था, आतंकवाद जैसी अवधारणा नहीं थी। जैसे जैसे परिवर्तन हम कानून में देखते हैं वैसे वैसे जो है आज के पिछले कुछ समय से जो आतंकवाद जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को कई कॉग्निज लिया गया, पहचान की गई और उसको भी पूरी तरह अपराध माना गया। तो आतंकवाद को जो हम डिफाइन करते हैं, आतंकवाद को डिफाइन करने में उसको डिफाइन किया गया कि कोई भी ऐसा कृत्य होता है जिसके अंदर बड़े पैमाने पर राष्ट्र के विरुद्ध कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई ग्रुप कोई ऐसा कार्य करता है जिससे बड़े लोगों को मतलब उनको अगर जान मान का नुकसान होता है या किसी की हत्या होती है, एक प्लान तरीके से हत्या होती है, तो आतंकवाद को उन सारी कैटेगरी में लाया गया और उसमें सजा जो है उसमें सजा ऑलरेडी लाइफ टर्म तक की और 5 तक की सजा दी गई है। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी कानून जो हम हर राज्य में कानून होता है, एक जो संगठित अपराध का कानून होता है, उससे पहले भी संगठित अपराध का कानून था, लेकिन अब जो ये वाला अपराध है जिसको हम आतंकवाद बोलते हैं, जो अपने आप में अपराध एक जघन्य अपराध है, तो इस अपराध को डिफाइन करके और इसके अंदर जो अपराधी हैं उनको और सजा का प्रावधान किया गया और उनका जो न केवल ये बल्कि उनका जो प्रोसीजर है, जो सीआरपीसी का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में बदलाव करके, एविडेंस में बदलाव करके ऐसे लोगों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई। जी, जैसे संगठित अपराध के लिए नई धारा जोड़ी गई, इसमें किसी सिंडिकेट की गैर कानूनी गतिविधि को दंडनीय भी बनाया गया है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधि के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानकारियां चाहेंगे, इन प्रावधानों के बारे में थोड़ा सा और बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे इम्पोर्टेंट में ये जितने आपने प्रोविजन बताए, इन प्रोविजन में ही विशेष तौर पे जो बदलाव की आवश्यकता है, जो हमेशा से विपक्ष ये कहता है कि भाई जैसे मान लीजिए दुर्घटनकारी तत्वों की बात करते हैं या उनकी एविडेंस की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बड़े पैमाने पर ये कहीं भी अपराध मिलते हैं तो उन अपराधों में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मान लीजिए कोई संगठित अपराध की बात आती है, तो संगठित अपराध अगर साबित होता है, जैसे मान लीजिए संगठित अपराध में कुछ व्यक्ति मिलकर अलग अलग अपराध करते हैं, उन सारे, लेकिन वो सारे अपराध मिलकर भी अपने आप में एक अपराध बनता है। संगठित अपराध करने सारे जो एक, मान लीजिए ABCDE 5 अपराध किए, अलग अलग बार अपराध किए, वो संगठित रूप से अगर आप मान लो सारे उसके अंदर जो 5 लोग हैं अपराधी मिले हुए हैं, उनका आपस में समावेश है, तो और वो अपना को इस्तेमाल एक गैंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सिंडिकेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो करना भी अपने आप में एक अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। तो उसको एक अलग से आपराधिक उसकी चार्जशीट बनती है, चार्जशीट बनेगी और उसमें अपराध जो है लाइफ टर्म तक के उसमें प्रोविजन किया गया है। जी, गैंगरेप की अक्सर कई घटनाएं तमाम सामने आती हैं, उसको लेकर भी अलग अलग प्रावधान है। गैंगरेप के लिए सुना है कि सजा जो है वो और सख्त कर दी गई है। अगर पीड़िता नाबालिग है तो सजा क्या होगी? मॉब लिंचिंग को दंडनीय अपराध भी यहाँ बताया गया है। इन सभी प्रावधानों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, गैंग रेप अपने आप में एक बहुत ही जघन्य अपराध है, लेकिन रविंद्र जी मैं आपको इस पॉइंट पे जरूर एक अलग से अवधारणा आपको बताना चाहूंगा कि अब आज के समय में जब से निर्भया कांड जो हम लोगों ने देखा सुना, उसके बाद बड़ी तेजी से जो है गैंग रेप और बाकी रेप के जो अपराध थे उनके रजिस्ट्रेशन के अंदर बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ाव आ गया और बहुत तेजी से वो केस की संख्या जो बढ़ गई। उसके बाद से लगातार सरकारों ने भी कोशिश किया और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य के अंदर विशेष रूप से कोर्ट भी बनाए गए और विशेष कोर्ट बन गए हैं जो कि देखते हैं जो अपराध, जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जो अपराध है उनको देखते हैं। लेकिन गैंग रेप जो है एक अपराध, एक रेप होना, और कुछ व्यक्ति जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर अपराध करते हैं तो ऐसी स्थिति में गैंग रेप जो होता है, इस समय भी 376D, इस समय भी ऑलरेडी गैंग रेप IPC में डिफाइन है। उसको नए सेक्शन में दोबारा डिफाइन किया गया क्योंकि उसके अंदर अब जो उसकी सजा है, सजा को बढ़ा के अब पहले सजा जो थी वो कम थी, 10 साल की थी, फिर 14 साल की। अब उसमें अगर मान लो ये पता लगता है गैंग रेप किसने किया है तो उसमें लाइफ तक की जो है सजा है। लेकिन बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है गैंग रेप वाली मैटर्स के अंदर कि जो रेप के सेक्सुअल ऑफेंस के जितने मैटर्स होते हैं उसमें आज भी जो CRPC में भी काफी बदलाव आ गया है, एविडेंस में भी काफी बदलाव आ गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी गैंग जो ग्रे एरिया है जिसके अंदर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, कई बार ये कहा जाता है कि कोई झूठे मुकदमे जो होते हैं वो दर्ज हो जाते हैं। बहुत सारी महिला ऐसे सुनने में आता है, हम कोर्ट में भी देखते हैं कि झूठे मुकदमे कराए थे, तो उनका मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म ऑलरेडी कानून में है। कानून में प्रावधान है कि पता लगता है कोई व्यक्ति अगर झूठा मुकदमा करता है तो उसका मुकदमा हो सकता है, लेकिन इस प्रावधान का इस्तेमाल जो है ना तो वर्तमान कानून में और ना जो नया कानून आ रहा है उसके अंदर भी उस कानून का इस्तेमाल अभी तक उतने हिसाब से नहीं किया जा रहा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कानून की सख्ती के साथ साथ जो इंसाफ है, जिसको हम जस्टिस बोलते हैं, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत सारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इसके अंदर जज ने कहा है कि जितनी एक जो पीड़ित महिला है जिसका गैंग, जिसका रेप हुआ है, जितना उसको कहने का हक है उतना हक जो है एक उस व्यक्ति का भी जो ये कहता है कि भाई मैंने अपराध नहीं किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम चाहते हैं कि इंसाफ हो तो साथ साथ गैंग रेप की जो सब्सटेंशियल लॉ है, जिसको सब्सटेंशियल लॉ बोलते हैं, उस सब्सटेंशियल लॉ के साथ साथ प्रोसीजर लॉ और एविडेंस लॉ, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन रिक्वायर्ड है। जी, ऋषिपाल जी, एक छोटा सा, ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप अधिवक्ता हैं। जो कानून में बदलाव हुआ है उसके लगातार बहुत सधे हुए शब्दों में और बहुत गहराई से उसकी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये जो नए बदलाव हैं इनको जानना भी बहुत हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है।
ऋषि, हम आगे बढ़ते हैं इस सफर में सवाल जवाब के। और आजकल का जो दौर है वो ऐसा है कि झूठ बहुत बोला जाता है और उसी झूठ के आधार पर शादी है, रोजगार है, प्रमोशन है, झूठी पहचान है। इस तरह के झूठे वादे के आधार पर तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें यौन संबंध बना लिया गया। तो ये जो अपराध है ये किस श्रेणी में आता है, किस तरह का है, और यौन संबंध बनाना नया अपराध है, इसके क्या प्रावधान है? रविंद्र जी, देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है और शायद आप कहने में थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं जी। इसमें बहुत सारी बातें, इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कानून भी बनाए गए कि इसी अपराध में बहुत से लोगों ने विभिन्न जो किसी भी लड़की को विभिन्न दूसरे धर्म का हवाला देते हैं और गलत तरीके से यह यौन संबंध बनाए। किसी अमुक धर्म जो है उसका धर्म का अपने आप को कहकर उसके साथ शादी की, संबंध बनाया और उसके बाद उसको लड़की को पता लगा कि लड़की इस धर्म का नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली जब हम कोर्ट में होते हैं बहुत सारे ऐसे चीजें आती हैं जब महिला कहती है कि हमें इस व्यक्ति ने अपनी पहचान के बारे में या मान लीजिए अपनी और बहुत ऐसी जो इंफॉर्मेशन जिनका हम छलावे में आकर और हमने शादी कर ली या इसने हमारे साथ जो है यौन संबंध बना लिए, तो अभी तक इससे पहले कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक बात। इससे पहले अगर आप शब्द की बात करें तो वो शब्द अगर आईपीसी में तो शब्द को इस्तेमाल करते हैं हम चीटिंग। जी। चीटिंग का मतलब है कि हमारे धोखा देना, और वो डिसीविंग जो चीटिंग है उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो अधिकांश जब चीटिंग के मसले होते हैं वो कहीं ना कहीं मसले इस बात पर जाकर हो जाते हैं कि भाई किसी को अनलॉफुल गेन कैसे हुआ या अनलॉफुल लॉस कैसे हुआ, किसी को कोई गेन हुआ। लेकिन आपने कभी सोचा कि जब किसी महिला का इमोशनली उसका जो लॉस होता है तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? बिल्कुल। वो इमोशनल लॉस को आईपीसी में अभी तक डिफाइन करने का कोई प्रोविजन नहीं है। बहुत बार कोर्ट कहता है, बल्कि कि ये जो प्रोविजन जो चीटिंग का है, आप जो चीटिंग की बात करें, धोखे की बात करें, इस धोखे में पैसे का कोई लेन देन हुआ नहीं। एक व्यक्ति ने मान लीजिए कोई किसी को कहा कि अपने बारे में और बाद में पता लगा वो व्यक्ति वैसा नहीं है, तो इसमें आप किस तरीके से वो चीटिंग मानेंगे? और उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। उस महिला का बहुत बड़ा लॉस हुआ। उस महिला ने अपनी पूरी जीवन जो है उसका खत्म हो गया या उसका पूरा जो लाइफस्टाइल वो खत्म हो गया या उसके बाद वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेगी। तो सबसे बड़ा जो बदलाव एक चीज है। और जो एक दूसरा बात जो मैंने सबसे पहले जो बताई थी आपको कि विभिन्न जो मानिए अक्सर मैं आप कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा और बहुत से ऐसे मुस्लिम लड़के देखे जो कि मुस्लिम लड़कियां हैं उनको गलत नाम देके अपने आपको बता के किसी भी विशेष समुदाय के जरिए संबंध बना लिया और बाद में पता लगा कि उस धर्म के लिए। तो ऐसी स्थिति में उस महिला के पास, उस बेटी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है, कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि भाई आपने गलत नाम देकर उसके साथ संबंध बनाया, इसके बाद में क्या कहा जाएगा। ठीक बात है। तो 376 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जो 354 जो सेक्सुअल ऑफेंस का जो प्रोविजन है उसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो इन सारी बातों को इस नए कानून में ध्यान रखा गया कि इस तरह से जो अपराध हैं उन अपराधों पे कैसे काबू पाया जाए। तो उन अपराधों में अधिकतम सजा जो है अब 10 साल तक की सजा कर दी गई है कि अगर ऐसा पाया जाता है कोई किसी को झूठ बोलकर जो है संबंध बनाता है इमोशनली। तो इन सारी बातों को होना अपने आप में नया जो कानून है इसमें भी एक अपनी उन्नति को बताता है कैसे हम मतलब सामाजिक रूप से कानून में बदलाव लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, सामाजिक बदनामी होती है, उसके अलावा उसकी भरपाई भी ऋषिपाल जी नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भरपाई का सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कानून में कोई प्रावधान नहीं था कि भरपाई कैसे होगी। जी। अब सब चीज को ध्यान में रखते हुए कानून में ऐसे इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं कि अब जो अपराधी हैं वो अपराधी वाकई अपराध करने से पहले सोचेंगे। ठीक बात है। और एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा अगर इस तरह के अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो उस पर फिर आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए एक दहशत भी बैठेगी उन लोगों में जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले हैं। सर, एक बात और समझना चाहेंगे, चूंकि 0 FIR की बात होती है तो 0 FIR और गिरफ्तारी, इस पर भी कुछ नए प्रावधान आए हैं, वो क्या है? देखिए रविंद्र जी, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सालों से जो पुलिस का रवैया रहा है उनसे हम सब वाकिफ हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, अलग बात है। जब इंटीरियर जो इलाकों की बात होती है, इवन दिल्ली के अंदर भी हमने देखा है बहुत सारे केसों पुलिस जो होती है FIR दर्ज नहीं करती, या जहां पर मान लीजिए कोई अपराधी होता है उसके थाना क्षेत्र में उसका रसूख होता है, तो जब कोई महिला या कोई व्यक्ति उसके खिलाफ अपनी FIR करने पहुंचता है
तो पहले तो सब फोन पहुंच जाता है कि भैया कोई जानकारी मिल जाती है कि उसके खिलाफ अपराध दर्ज होने वाला है, और वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपराध को दर्ज नहीं होने देता। जी, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। ठीक बात। तो उसके लिए कानून में एक नया प्रावधान लेके आए हैं कि कोई भी पीड़ित अगर वो पीड़ित है तो वो किसी भी थाना क्षेत्र में, क्योंकि अभी तक कानून ये कहता है कि जिस थाना क्षेत्र में अपराध गठित होता है, अपराध हुआ है, केवल उसी थाना क्षेत्र को ये अधिकार है कि केस को दर्ज करेगा, उसकी तफ्तीश करेगा और अल्टीमेटली उससे कंसर्न जो कोर्ट है वहां पे मुकदमा चलेगा। और उसमें कई बार ऋषिपाल जी सीमा विवाद भी हो जाता है। जी जी, सीमा विवाद तो एक अलग इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन ये तो एक छोटी सी बात है सीमा विवाद। ठीक बात। लेकिन अब जो जीरो एफआईआर का मतलब यही है कि अगर पीड़िता को लगता है कि यहाँ पर सपोज कीजिए बिहार में उसको लगता है कि मेरे से अपराध हुआ और मेरी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, तो वो बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में आकर, दिल्ली में आकर वो कंप्लेंट दे सकती है। उस कंप्लेंट पे, क्योंकि तफ्तीश तो दिल्ली का कोर्ट नहीं करेगा, दिल्ली का पुलिस स्टेशन नहीं करेगा, लेकिन वो एफआईआर दर्ज करेगा और 15 दिन के अंदर उस एफआईआर को कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा कि ये एफआईआर आपके दर्ज, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन बाध्यकारी हो जाएगा उसके लिए कि उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर अपराध बनता है तो उसकी चार्जशीट करे, अपराधी को पकड़े और कोर्ट के अंदर जो है चार्जशीट दाखिल करे और न्याय करे। क्योंकि जब तक अगर केस मानो दर्ज ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर है कि आप जीरो एफआईआर कहीं नहीं करा सकते, विशेष तौर पर जब आप ये साबित करते हैं कि जो कंसर्न थाना क्षेत्र है वहां पर मैं इस कारण से एफआईआर अपना दर्ज नहीं करा पा रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब ये कंपलसरी हो जाएगा तो अगर वो नहीं करता, सपोज कि दिल्ली में कोई महिला आती है और अपराध दर्ज करने की कोशिश करती है और अपराध यहाँ का थाना नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की महिला को अधिकार होगा कि कंसर्न वो हाईकोर्ट जा सकती है, तो हाईकोर्ट आदेश दे सकता है, और क्योंकि ऑलरेडी लॉ है तो ऐसी स्थिति में जीरो एफआईआर होगी और बहुत जल्दी जो है वो न्याय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम अहम जानकारियां देने के लिए ऋषिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं दर्शकों आज का ये जो हमने विषय रखा था, जो कानूनी प्रावधान, नए बदलाव जो उसमें हुए, उस पर हमने आज इस विषय को उठाया और इसके सवाल के जवाब तलाशने शुरू किए। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।